बात करेंगे कोरोना और ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। कोरोना से जूझ रहे मरीज अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तक पहुंच रहे हैं तो स्थिति काफी गंभीर हो रही है। पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझने वाले कोरोना की चपेट में आते ही एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की स्टेज पर पहुंचने से जान गंवा रहे हैं। ARDS की स्टेज फेफड़ों में निमोनिया की तरह है। अगर इसमें शुरुआती लक्षणों पर ही ध्यान दे दिया जाए तो मरीज रिकवर कर लेता है, लेकिन अधिकतर मरीज फेफड़ों तक निमोनिया होने पर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आज के अंक में जानेंगे कि क्या है ARDS, क्या है इसके लक्षण और क्या है बचाव के उपाय। और इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं जो अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत मोहन, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजाराम महतो और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल चड्ढा। पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग कोरोना की जांच करवाने में लापरवाही ना बरतें। कोरोना की चपेट में आते ही ऐसे मरीजों को निमोनिया जकड़ रहा है जो उनकी मौत का कारण बन रहा है। कोरोना का असर हर व्यक्ति पर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार हो रहा है। कई लोगों में कोविड होने पर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। इसमें व्यक्ति की सांस नली में दिक्कत महसूस होने लगती है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी ARDS की स्टेज फेफड़ों में निमोनिया की तरह है। ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे आते ही मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगती है और स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। अचानक सांस फूलने, जुकाम, सूखी खांसी और बुखार की शिकायत होती है। कोरोना के लक्षण इनके जैसे होने से अधिकतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पहले से डायबिटीज, कैंसर, किडनी की बीमारी, हाइपरटेंशन और अन्य गंभीर बीमारियों वाले मरीजों को ये जल्दी जकड़ लेता है। ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगता है। 90% से नीचे ऑक्सीजन लेवल आते ही मरीज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की स्टेज में आ जाता है। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का खतरा होता है, जिससे जान का जोखिम बना रहता है। शुरुआती लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो मरीज रिकवरी कर लेता है, लेकिन अधिकतर मरीज फेफड़ों तक निमोनिया होने पर ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी ARDS के पीछे अस्पताल तक आने में देरी है। ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आने पर ही मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसलिए खास तौर से पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग कोरोना की जांच करवाने में लापरवाही न बरतें। तो 3 अलग अलग पैथी से जुड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आनंद मोहन, आपसे शुरुआत करूंगी। आसान शब्दों में मैं चाहूंगी आप दर्शकों को समझाइए कि ARDS ये है क्या? ARDS एक ऐसी स्थिति है लंग्स की या फेफड़ों की जिसमें जो मरीज होता है उसका ऑक्सीजन अंदर लेके बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें फेफड़ों के अंदर जो हमारे सांस लेने के लिए चैनल्स होते हैं, जो नलियां होती हैं, वो और उसके एंड में जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जहां से ऑक्सीजन जो अंदर जाता है वहां से वो ब्लड में ट्रांसफर होता है ताकि ब्लड से वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाए। वहां इस जगहों पे कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आके, चाहे वो सूजन हो, चाहे वो पानी इकट्ठा हो जाए या जो भी बीमारी हो, तो ऑक्सीजन जो हम अंदर भेजते हैं वो ब्लड तक पहुंच के पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो ARDS कहते हैं। ऑफ कोर्स इसके डेफिनेशंस हैं, साइंटिफिक डेफिनेशंस हैं, अभी हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन ये रिलेटिवली अक्यूट होता है। अक्यूट मतलब 7 दिन के अंदर अंदर ये अचानक डेवलप होता है और ये उस लेवल का होता है कि जब हम कुछ खास चीजें मेजर करें ब्लड में, जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन आजकल हम सब जानते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर करें और हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करें जो हम अंदर पेशेंट के भेज रहे हैं। इनके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कुछ इस तरह का ARDS पिक्चर है कि नहीं। प्लस एक्सरे में ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये सारी चीजें मिला के ARDS का डेफिनेशन बनाया जाता है। डॉक्टर राजाराम महतो, आयुर्वेद की अगर बात करें तो ARDS को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, ARDS एक सीवियर श्वास कष्टता, आयुर्वेद में एक टर्मिनोलॉजी आती है श्वास कष्टता। उसमें मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट होती है। वो जैसे भी लेटा रहता है, उससे जैसे उठता है उसको बहुत तेज खांसियाँ आती हैं, उनसे रोका नहीं जाता, वो खड़ा हुआ नहीं जाता, वो हर समय लेटे रहना पसंद करता है। इसमें मोस्टली फेफड़ों में पानी जम जाती है, निमोनिया लाइक सिम्टम्स हो जाता है।
जिसके कारण उनको बहुत सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिससे वो दुर्बलता फील करने लगता है। आयुर्वेद इसको वात कफोल्बन सन्निपात ज्वर के रूप में देखता है। ये एक जनोपदोधंस जन्य व्याधि उसको माना जाता है। इनके लक्षणों को आप देखें जी। तो मरीज जब पहले 7 दिन के अंदर में आते हैं तो वो सबसे पहले आके कहते हैं मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। फिर उन आके कहते हैं कि मुझे खांसी इतनी आ रही है कि रुक ही नहीं रही है। फिर जब मरीज को खांसी की दवा दी जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होने लगता है। धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ते ही जाता है और अल्टीमेटली उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता चला जाता है। फिर ऑक्सीजन की और इमरजेंसी में ऑक्सीजन देने की स्थिति आ जाती है। ठीक है। डॉक्टर विशाल चड्ढा, हमने आयुर्वेद और एलोपैथी का नज़रिया सुना। होम्योपैथी की अगर बात करें तो जो ARDS की स्टेज तक पहुंचते हैं मरीज, उन्हें लेकर होम्योपैथी क्या कहती है, किस तरह से उनकी सहायता कर सकती है होम्योपैथी? जी, ARDS को लगातार हम पहले भी ठीक करते रहे। ये एक इन बिटवीन सिचुएशन होती है। कुछ कॉम्प्लेक्स डिजीज प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद ये उसकी नेक्स्ट स्टेजिंग में आता है, जैसे कि जुकाम खांसी हुआ और 7वें दिन तक लगभग स्थिति फेफड़ों तक पहुंच जाती है और कोविड-19 में भी ये स्थिति बन रही है। और इसके बाद भी आगे अगर चीजें वर्सन होती हैं तो अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाता है इस निमोनिया की स्टेज को, न्यूमोनाइटिस की स्टेज को, बुखार को और इसके सिम्टम्स को, तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी। तो लगातार होम्योपैथी से हम इन चीजों को पहले भी मैनेज करते रहे हैं। और अगर आप कोविड-19 की स्थिति को देखें तो जो लक्षणों के आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके आधार से ही हमें ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट जब हमारे पास आता है खड़खड़ के साथ, बुखार के साथ, और बुखार लगभग पैरासीटामोल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और लगातार ठसके उठ रहे हैं, तो उन सब के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर उसकी इंडिविजुअल मोडालिटीज को देखते हुए कि खांसी कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, उन सब के साथ हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके लिए उपयुक्त मेडिसिन होम्योपैथ देता है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद मोहन, अभी हमें जैसे डॉक्टर महतो ने कुछ लक्षणों के बारे में बताया, मैं चाहूँगी आप और थोड़ा सिम्टम्स बताएं ताकि लक्षणों पर समय रहते ध्यान दे दिया जाए और गंभीर स्थिति तक जो है वो मरीज ना पहुंचे। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दिखाई दें तो सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ARDS के कॉजेज बहुत सारे होते हैं। हम इस वक्त अगर फोकस सिर्फ कोविड पे कर रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, बट अदरवाइज और भी बहुत कॉजेज होते हैं, चाहे वो छाती से रिलेटेड हो चाहे और भी किसी वजह से हो, जो अल्टीमेटली ARDS कर सकते हैं। बट अगर हम अभी रेस्पिरेटरी, छाती और कोविड के बारे में बात करें, स्टार्टिंग तो निमोनिया से ही होती है। इनकी निमोनिया इनिशियली कम भी हो सकता है, हल्के लेवल का हो सकता है, और हो सकता है किसी भी वजह से आगे एकदम से बढ़ के बहुत एक्सटेंसिव निमोनिया हो जाए जो दोनों फेफड़ों के मेजर हिस्सों को इन्वॉल्व करे। जो माइनर और माइल्ड निमोनिया होता है, ज्यादातर वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ, और अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक है तो अपने आप ठीक हो जाता है कुछ दिनों के अंदर। बट अगर किसी भी वजह से निमोनिया बढ़ गया, एक्सटेंसिव हो गया और मेजॉरिटी ऑफ लंग को इफेक्ट कर गया, तब आती है कंडीशन एक रेस्पिरेटरी फेलियर की, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब अगेन पेशेंट के अंदर जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जा रही है और पहुंच नहीं रही उसके टिश्यूज में थ्रू द ब्लड। ये होता है एक्सटेंसिव सीवियर निमोनिया, और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं ऑक्सीजनेशन के, जिसके बेसिस पे हम ARDS की डेफिनेशन देते हैं। तो निमोनिया के ही लक्षण होते हैं, जैसे बताया गया है, खांसी से स्टार्ट होगा, चाहे बलगम हो चाहे ना हो, सूखी खांसी हो, और धीरे धीरे सांस फूलने लगती है। ये सांस फूलने का लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मरीज घर में है उस टाइम, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इस बात से अवेयर हो कि अगर उसकी सांस नॉर्मल एक्टिविटीज से भी फूलने लगी या सांस फूलने का लेवल उसका और खराब होता जा रहा है, तो उसको नजरअंदाज ना करें, अर्ली रिकॉग्नाइज करके एज अ वार्निंग साइन, या अगर और लोग नोट कर रहे हैं कि पेशेंट का जो सांस लेने का जो रेट है, रेस्पिरेटरी रेट जिसे हम कहते हैं, अगर वो बढ़ता जा रहा है और अगर सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, 93-94 से कम होता जा रहा है। ये 3-4 लक्षण हैं जो हमको अलर्ट करना चाहिए कि अब टाइम आ गया कि हम तुरंत डॉक्टर के पास जाएं अगर हम घर में हैं तो। और अगर ऑलरेडी हॉस्पिटल में है तो वहां तो ऑफ कोर्स क्लोज मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी, और तुरंत उस टाइम उसके हिसाब से फिर स्टेप अप की मेडिसिन स्टेप अप करें या चेंज करें, या जो भी स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएं। ऑक्सीजन तो ऑफ कोर्स सबसे पहले देना ही पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और डॉक्टर, मैं तो जैसे हमें
डॉक्टर आनंद मोहन बता रहे हैं कि कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोरोना की वजह से ARDS है तो अलग है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं ARDS होने के पीछे। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, कारण क्या होते हैं इसके पीछे? देखिए, इनके कारणों को देखें तो हम लोग तो आयुर्वेद में 2 तरह की व्याधियां बताई गई, नीज व्याधि, आगंतुज व्याधि। जो नीज अपने शरीर में किसी चीज को ले उनके कारण उत्पन्न होने वाले और अपने वात पित्त कफ तीनों दोषों को होमोजेनिसिटी को डिस्टर्ब करने वाले। वही आगंतुज व्याधियों में जो बाहर से कोई हमारे यहाँ अटैक करे, जैसे बैक्टीरिया, वायरल हो, तो ये एक तरह का वायरल ही आगंतुज व्याधि है। जब किसी तरह से वो हमारे नाक के करीब, यानी श्वसन संस्थान सबसे ज्यादा अफेक्टेड इसमें रहता है, वहां अगर किसी तरह से आ गया तो आने के बाद वो धीरे धीरे अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। जैसे आप साइंटिफिक व्यू में भी देखें उसको तो कि ये एक तरह का RNA वायरस होता है, ये मल्टीप्लाई करके DNA में कन्वर्ट होने लगता है। इसी तरह इसका CT वैल्यू के द्वारा RT-PCR में देखा जाता है। तो आयुर्वेद में ये कहता है कि जब वो आता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले नाक और गले के आसपास के एरिया को इन्फेक्ट करता है, तो मरीज सबसे पहले यही शिकायत बोलता है कि मुझे नाक में कुछ सूंघने पर पता नहीं चल रहा है, टेस्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है। जो हमारे ज्वर के पूर्व रूपों में ये बताया गया है कि ज्वर किसी को फीवर आएगा उससे पहले टेस्टलेसनेस आती है, उसके बाद उस पेशेंट को एक लेथार्जिक टाइप की फीलिंग होती है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो इस तरह का ज्वर की व्याधि होती है ये रसवस्रोतस की व्याधि होती है जो आम को उत्पन्न करता है। तो उसमें इस तरह का आलस्य और आम बनने से हैवीनेस ऑफ बॉडी की स्थिति आती है। जब ये थोड़ा सा आगे जाता है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ता है, तो ये दोषों को और उल्बण करने लगता है। चूंकि ये सन्निपात, जैसे अभी मैंने कहा था, वात पित्त कफ तीनों दोषों के संपर्क में आने से होता है, जिसमें कफ दोष को ज्यादा प्रकोपित करता है, जिससे वहाँ कफोल्बन होने से ये कफ धातु जो है जलीय धातु होने के कारण लंग्स में ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसको आज की भाषा में हम कहें तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एल्वियोलाई। तो ऐसा होने के बाद धीरे धीरे पेशेंट्स में एक निमोनिया लाइक सिम्टम उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि हमारा फेफड़े में कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, जो सीलियरी सेल्स, जो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहाँ जो भी पार्टिकल्स फंस रहे हैं उनको बाहर निकले। तो उसके कारण हमारे शरीर में कफिंग टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो खांसी करने लगता है आदमी। शुरुआती अवस्था में तो उसकी सूखी खांसी आती है, धीरे धीरे वो कफ भी निकलने की स्थिति आती है। ये प्रक्रिया दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। फिर पेशेंट जब आता है तो वो कहता है कि मुझे खूब खांसी हो रही है, बुखार तेज आने लग गया है अब। तब उसका SpO2 अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो हम लोग जो उपाय करते हैं आयुर्वेद में, वो 3 विधाओं के द्वारा करते हैं। ठीक है, पहला तो ठीक है डॉक्टर, मैं तो जो ट्रीटमेंट वाली बात आप बता रहे हैं उस पर मैं आऊंगी, कुछ देर बाद में आऊंगी। डॉक्टर विशाल चड्ढा, मैं चाहूंगी पहले आप ये बताइए कि कौन से ऐसे लोग हैं या कुछ क्या ऐसे वर्ग हैं जिनको ये खतरा ज़्यादा है? क्या एक तरह से कहें जो पहले गंभीर बीमारियों से पहले से ही जूझ रहे हैं, कहा जाता है उन्हें ARDS का खतरा ज़्यादा होता है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक रोग की बीच की स्थिति है। जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुआ और उसके बाद जब ये चेस्ट में पहुंचता है तो दिक्कत करता है। तो अगर कोमॉर्बिड कंडीशन और हाई रिस्क ग्रुप की बात करें, तो एज वाइज जैसे हमारे फेफड़े एज के साथ साथ थोड़ा सा पोल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इफेक्टेड होते हैं, तो उन लोगों में पहले ही संवेदनशीलता ज्यादा होती है फेफड़ों को लेकर। तो ये इसे ऐसे इन्फेक्शन को ज्यादा जल्दी कैच करते हैं और इम्यूनिटी कम रहने के कारण इन विषयों के ऊपर उनकी एक्सेबरेशन ऑफ सिम्टम्स भी होता है। तो सिम्टम्स जल्दी आते हैं, ज्यादा आते हैं और शरीर में प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण, क्योंकि वायरस का अटैक तो हो ही गया है, तो प्रतिरोध क्षमता उसी हिसाब से कम होती जाती है। तो ये सारे सिम्टम उनके एक्सेबरेट होते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो एलर्जी से पीड़ित होते हैं, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन है या जो वायरल असॉल्ट है उसके बाद इन्फ्लेमेशन होना है, और इन्फ्लेमेशन की स्टेज में अगर आपने दवाई टाइम से ले ली, आपको पता है कि आपको खांसी जुकाम चल रहा है, शुरू हुआ है, और उसी टाइम पे आपने ऐसी दवाई ली जो आपको कामगार हो रही है, तो आप उस दवाई को लीजिए। अगर आपको 2 दिन 3 दिन में आराम नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट हायर सेंटर के ऊपर आप उसे एग्जामिन कराइए और उसके लिए जो भी उपचार होना चाहिए उस समय करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम ये खाते थे, पिछले सीजन में ये लिया था, अब ले लेते हैं, क्योंकि इस वायरस के जो लक्षण हैं वो कुछ रूटीन के जो रिजल्ट्स हैं उनसे अलग हैं, उनसे भिन्न है। रूटीन में जो दवाइयां हमें काम करती हैं
वो नहीं करती है। इसमें थोड़ा सा गहन चिंतन की भी आवश्यकता है, क्योंकि नई बीमारी है तो हम सब इसको एक तरह से समझ रहे हैं, इसके लक्षणों की रूप को और इनके विकारों को अभी सब समझ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आराम होता है, तुरंत आराम होता है, लेकिन इसको ढिलाई पे मत छोड़िए कि 2 दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 4 दिन में होगा। इस तरह की जो हम इग्नोरेंस करेंगे, इससे तुरंत जो है ये बीमारी फैलेगी भी, बाकियों में भी फैलेगी और अपने लिए भी इसको बाद में संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर आनंद मोहन, इसके रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो क्या है? और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर ARDS के स्टेज तक यानी स्थिति काफ़ी गंभीर हुई है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी खतरा है। वो तो है ही। रिस्क फैक्टर्स की जो बात करें तो अभी डॉक्टर विशाल ने थोड़े रिस्क फैक्टर्स आपको बताए भी थे। हालांकि ये अक्सर तो नहीं, कई बार ये उनमें भी हो जाता है जिनमें पहले से भी लंग्स नॉर्मल हो। बिल्कुल नॉर्मल लंग्स में भी होना कोई ऐसी अननोन बात नहीं है। कोरोना की बात अभी हो रही है तो कोरोना तो ज्यादातर जिनमें हुआ है उनके पहले लंग्स नॉर्मली थे, बट फिर भी कईयों को ARDS लेवल तक पहुंचे क्योंकि निमोनिया फैल गया और रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो ARDS में पहुंच गए। बट हाँ, अगर पहले से ही लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बीमार हैं, किसी वजह से पहले से ही ऑक्सीजन की कमी आ रही है, चाहे अस्थमा हो, चाहे COPD हो या और किसी भी वजह से लंग्स पहले से ही कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ये ARDS जल्दी सेट इन कर सकता है उन पेशेंट्स में। और ये एल्डरली एज ग्रुप कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, जिनमें पहले फेफड़े खराब रहे हो, पुरानी कोई TB हुई हो जिसके वजह से बहुत स्कारिंग हो गई हो, लंग्स श्रिंक कर गए हो, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अस्थमा, ये इन सब में चांसेस ARDS होने के ज्यादा होते हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है जब ARDS सेट इन हो गया, पेशेंट हॉस्पिटल में है। ये तो ARDS बेसिकली एक क्रिटिकल डिजीज है, ये ICU लेवल का मैनेजमेंट वाली बात है। ये घर पे भी नहीं हो सकती, ये जनरल वार्ड में एक रूटीन तरीके से नहीं हो सकती, ये बिल्कुल एक क्रिटिकल और टर्शरी लेवल पे एंड बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ICU लेवल का केयर चाहिए। मेरा मतलब ये है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन से अक्सर काम नहीं चलता। शुरू में देख सकते हैं, बट अगर ARDS है, नहीं ठीक हो रहा तो वो और खराब होगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा, चाहे तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, चाहे तो हाई फ्रीक्वेंसी नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दें, ये और साधन हमारे पास हैं। अगर इससे भी नहीं होगा तो मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा पेशेंट। और बहुत लंबा चला गया या इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, तब मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात आती है, चाहे वो किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे वो हार्ट का सिस्टम हो, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तब वेरियस सिस्टम्स और धीरे धीरे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा, और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्फेक्शन तो है ही। ये सारे फैक्टर्स मिलके मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मैं चाहूंगी अब आप जो आयुर्वेद के जरिए इलाज की बात आप कह रहे थे, आप बताइए किस तरह से आयुर्वेद में इलाज हो सकता है इसका। ठीक है, सबसे पहले तो आयुर्वेद का जो इलाज का तरीका है वो पहले कहता है कि कोई भी बीमारी हो उसका निदान परिवर्जन होना चाहिए। निदान मतलब कारण, उसके कारण को अगर हम लोग हटाने की कोशिश करें तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले जब वो अटैक करता है तो शुरुआती पहले 2-3 दिनों में ही अगर आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें जैसे हम लोग यूज करते हैं अभी, गिलोय का यूज, बाशा का यूज, आंवला का यूज और अश्वगंधा का यूज, इस शुरुआती समय में गार्गल करना, जैसे आप हल्दी और सेंधा नमक को गर्म पानी में मिला के गार्गल करना, जैसे कि गले की अवस्था में है तो वो वहीं पर गर्म के चलते उसके जो रेट हैं मल्टीप्लिकेशन के वो कम हो जाएं, ये कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम लोग कुछ आयुष क्वाथ आजकल एक यूज कराते हैं हम लोग, वो चीज का यूज करा सकते हैं। जब ये स्टेज और बड़ी हो जाती है, माइल्ड में नहीं रहती है, आप उसको फीवर आने के इन्फ्लामेशन रेट बढ़ जाता है और उसको फीवर तक आ जाता है, तो उसमें कई तरह के और काढ़ा जोड़ते हैं, जैसे गुड़चली क्वाथ, नागरादी क्वाथ, या फिर बुखार आ रहा है तो आज हमारी मिनिस्ट्री एक आयुष 64 करके हमारी मिनिस्ट्री की मेडिसिन आती है, वो उसको खूब फायदेमंद देखा गया है इतने प्राइमरी स्टेज तक। लेकिन जब वो ARDS में चला जाता है तब इन सब दवाएं अब सीधे सीधे काम नहीं करती, वहां तो फिर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट ही देना पड़ेगा। और कुछ हमारे रस द्रव्य हैं जो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, जैसे श्वास कुठार रस, अपरक भस्म, इन सारे चीजों को हम लोगों ने यूज करके देखा है, जिससे कि उनकी ऑक्सीजन लेने की जो ज्यादा हम लोग मान लीजिए 6 लीटर दे रहे थे या 10 लीटर दे रहे हैं, वैसे अवस्था में उसको थोड़ा कम ऑक्सीजन में भी काम चला सकते हैं, ऐसा स्थिति आती है। ठीक है। और डॉक्टर चड्ढा, आप
तमाम तरह की सावधानियों की भी बात बता रहे थे, और मैं ये जानना चाहूँगी, जब कोरोना में ARDS की स्टेज आ जाती है तो जाहिर तौर पर स्थिति तब गंभीर होती है, तो क्या ऐसी स्थिति में आकर होम्योपैथी के ज़रिए इलाज संभव है, या फिर हम बाकी पैथी के साथ साथ होम्योपैथी का सहारा लें? देखिए, ये बिल्कुल उचित प्रश्न है। अभी हम इस बीमारी को समझ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन थेरेपी देना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखना, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहे जिससे कि किडनीज या आगे अंगों, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेज है ये जो मल्टी ऑर्गन फेलियर की आप बात पिछले प्रश्न में कर रही थी, तो अगर हम ऑक्सीजन को मेंटेन नहीं रखेंगे, उसको पूरा सपोर्ट नहीं देंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं रखेंगे, तो किडनी पे, ब्रेन पे, सब जगह पे उसका इफेक्ट होगा और प्रतिकूल इफेक्ट ही होगा। तो इसलिए एडजुवेंट होम्योपैथी थेरेपी साथ में जानी चाहिए, जो आप कवर दे रहे हैं, और सरकार को भी इसके ऊपर एक कुछ गाइडलाइन निकालना चाहिए कि ICU सेटअप्स में होम्योपैथी बड़ी कारगर होती है। जैसे हमने डेंगू में भी देखा और वायरल डिजीज में भी देखा कि जहां जहां हम एडजुवेंट होम्योपैथी थेरेपी देते हैं, जहां क्रिटिकल स्टेजेस हैं, जहां लिमिटेशन हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो एक और पैथी को, जो एस्टेब्लिश पैथी है, उसको एक चांस देना चाहिए साथ में काम करने का। डॉक्टर्स की एक टीम उसमें नियंत्रित करे पेशेंट को और उसमें देखे। तो ICU सेटअप्स में हमने देखा कि ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए भी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ काम आती हैं, कि कुछ ड्रॉप्स हम उनको देते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल उसी ऑक्सीजन पे बढ़ जाता है, जो अवेलेबल ऑक्सीजन होता है उससे उसकी पूर्ति होती है। कुछ ऐसे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले इन्फ्लामेटरी स्टेज को अगर हम कवर कर लेते हैं, अगर होम्योपैथिक दवाई जो हम इसमें टारगेट करते हैं, तो ये सब स्टेजेस अपने आप आनी बंद हो जाती हैं। इन्फ्लामेशन कंटेन हो गया तो आगे एक्सुडेशन का स्टेज या आगे का जो हेपेटाइजेशन का स्टेज है वो नहीं आएगा। तो कंजेस्टिव स्टेज के अंदर, जैसे डॉक्टर महतो भी बता रहे थे, कि स्टीम लेना, गार्गल करना और ये सब चीजें सपोर्टिव हैं, लेकिन अगर लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, तो तुरंत मेडिकल सेटअप के लिए जाना चाहिए। ऑक्सीजन जैसा डॉक्टर निर्धारित करें वैसा करें, और अगर होम्योपैथी की सुविधा उपलब्ध हो तो होम्योपैथ को साथ में टीम में लेकर ऐसे लक्षणों के आधार पे जो जिसकी कंडीशन हो, एक्सपेक्टोरेशन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, बुखार आ गया है तो इन्फ्लेमेशन, अगर हमने बुखार उतार लिया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी स्टेज को काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और आखिर में डॉक्टर आनंद मोहन, मैं चाहूंगी आप बताएं क्या करें, क्या ना करें, प्रिवेंशन के लिए क्या है, आखिर में आप क्या सलाह देंगे? प्रिवेंशन, ARDS का प्रिवेंशन आप पूछ रहे हैं या कोविड का ARDS प्रिवेंशन? की स्टेज तक ही हम ना पहुंचे, कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे क्या एहतियात हैं जो पहले से बढ़ते जाएं, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्या इसके बारे में आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे। देखिए, आजकल कोरोना जब डायग्नोज हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होम आइसोलेशन के लिए ही भेजे जा रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, देखिए, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनकी मॉनिटरिंग तो फिर भी हो रही है, कम से कम उनको देख रहे हैं, कुछ अगर खराब होता है तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। प्रॉब्लम आती है जो लोग घर पे हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल की तरफ जल्दी जाएं और क्या ऐसे लक्षण हैं जो हम जल्दी से एज अ वार्निंग साइन हम पहचान लें। तो वार्निंग साइंस तो वही है, किसी भी जो भी उनको सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स में अगर वर्सनिंग हुई और खराबी हुई या कोई नए सिम्टम्स आए, खांसी बढ़ने लग गई, सांस ज्यादा फूलने लग गई, ऑक्सीजन सैचुरेशन और डिप करने लग गया, कम होने लगा, अगर उनकी सांस की जो रफ्तार है वो और तेज होने लगी, अगर ये सिंपल सी चीजें हैं जो घर में कोई भी आदमी पहचान सकता है, अगर इनमें से कुछ हुआ तो तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चाहे वहां एक्सरे करें, चाहे जो भी करें, इसके बारे में जानने के लिए। क्योंकि एक बार इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद अंदर का निमोनिया शायद बढ़ रहा है, शायद जी। उसको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार निमोनिया अप टू अ स्टेज तो आदमी अपने इम्यूनिटी से निमोनिया को हैंडल कर लेता है, बट एक बियॉन्ड स्टेज अगर निमोनिया इतना एक्सटेंसिव हो गया कि वो हैंडल नहीं कर पाया, तब उस स्टेज पे वो हॉस्पिटल जाके और वहां का मैनेजमेंट, एडवांस मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये रिकग्निशन और वार्निंग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ समय हमारा यही पूरा हो गया है। डॉक्टर आनंद मोहन, डॉक्टर विशाल चड्ढा, डॉक्टर राजा राम महतो, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ये ज़रूरी सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो देखा आपने कि समय पर लक्षणों पर ध्यान देकर जांच करवाना और इलाज करवाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए आप भी अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।